चलो देखो, नया चैप्टर है। अगर आप कहना चाहें तो फिज़िक्स का वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है ये, सबसे ईजी चैप्टर है ये। टू द बेस्ड फार्मूले, सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका एक क्वेश्चन मेक श्योर है एलसीआर, वही एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, एलसीआर आएगा, वही एक क्वेश्चन आपको ले भी देगा। तो उसमें आप उसको क्लियर कट, उसका जो फेज़र डायग्राम बनाना हुआ, उसका जो नॉर्मल डायग्राम है, वही सब आपको बनाने में होगी प्रॉब्लम इस चैप्टर में। तो कुल मिला के चैप्टर बहुत इजी है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आउट होते हैं, पता रहते हैं। एक थी रेजोनेंस कंडीशन आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए, वो आएगा। दूसरा एलसीआर सर्किट आपको मिल जाएगा, और तीसरा एक दो आपको डेरिवेशन मिल जाएगा इसमें, जो पेपर में आने वाले होंगे। बाकी चैप्टर ये अपने आप में बहुत ईजी है। दूसरा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जिन्होंने एसएचएम की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज की होगी। जिनके पास एसएचएम का बेसिक नॉलेज होगा उनके लिए चैप्टर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। बाकी जिनका एसएचएम थोड़ा कमज़ोर या वीक रहा होगा उनको प्रॉब्लम करेगी। दूसरा, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एसएचएम, बेसिक एसएचएम खाली समझा दे रहे हैं क्या होता है। अगर आप पेंडुलम देखे होंगे तो पेंडुलम, अगर स्टार्टर में पेंडुलम को हम देखें तो पेंडुलम स्टार्टिंग में आपका एकदम सेंटर में रहेगा। ठीक, आपने पेंडुलम को उठाया तो आपका जो पेंडुलम है, आपने उठाया तो आपने पेंडुलम को यहाँ कर दिया। ठीक, आपने यहाँ से पेंडुलम को उठाया और फिर आपने पेंडुलम को छोड़ दिया, तो वो ऐसे आएगा और रुकेगा नहीं, वो फिर इस तरफ जाएगा पेंडुलम आपका, तो वो आपका यहाँ जाएगा। फिर ये पेंडुलम आपका ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप उसको पेंडुलम को उठाने से पहले उसकी जो पोजीशन होती है, पहली पोजीशन जो उसकी थी, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। यही सेम काम अभी एसी में चलेगा, बार बार मीन पोजीशन नाम लिया जाएगा। इसका मतलब उसका स्टार्टर पोजीशन की बात कर रहा है। दूसरा, आप इसको उठा के फोर्स लगा के इसको जहाँ तक आप ले जाते हैं मैक्सिमम, वो उसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरा, अगर आपने पेंडुलम को उठाया मीन पोजीशन से ले जाके एक्सट्रीम पे, और ले जाके उसको अगर आपने छोड़ा, तो आपका पेंडुलम मीन पे नहीं रुकेगा, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी के पास क्या है, मोशन, वेलोसिटी है। तो वो वेलोसिटी मीन पोजीशन पर आके ज़ीरो नहीं होगा, वो सीधे यहाँ चला जाएगा अगले वाले, यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर वो यहाँ से गिरेगा तो मीन पे फिर वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसके पास रहेगी, तो वो आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक्सट्रीम पे बात की जाए तो पेंडुलम का जो वेलोसिटी होगी वो एक्सट्रीम पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मैक्सिमम पेंडुलम की वेलोसिटी किधर होगी, मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। सेम टू सेम एक्सट्रीम पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, जब पेंडुलम आपका आपने उठा के जब पेंडुलम यहाँ ले जाओगे तो एक्सेलरेशन उसको उल्टा उसी डायरेक्शन में वापस ले जाना चाहेगा। तो इस पेंडुलम के ऊपर इधर की साइड एक फोर्स लगेगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होता है। सेम काम ये आएगा ऐसे, बट ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये सीधे यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर वो यहाँ से वापस आना चाहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा मीन पोजीशन की तरफ, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। यानी कि कुल मिला के ये आगे पीछे घूमता रहेगा। और जब किसी भी एक फिक्स्ड पोजीशन के चारों तरफ वो बार बार घूमेगा, तो उसमें ज़्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया जाता है, या तो आप वहाँ पर साइन थीटा यूज़ करिए, और या तो साइन यूज़ करो, या तो वहाँ आप कॉस यूज़ करो। तो इस चैप्टर में आपको क्योंकि बार बार साइन और कॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसी एक फिक्स्ड पोजीशन को बार बार एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेंगे। आपका जो करंट है उसने क्लियर कट कहा है अल्टरनेटिंग करंट है। किसी भी सर्किट्स के अंदर दो तरीके की करंट पास होती है। एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको आप डीसी बोलते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको आप एसी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट आपका बैटरी से मिलता है, जो छोटी वाली बैटरी आती है, जो बच्चे साइंस एग्जीबिशन में जब मॉडल बनाते हैं तो छोटा वाला जो बैटरी वो यूज़ करते हैं, 10-5 वोल्ट की जो बैटरी होती है, तो वो होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट से आपको कभी करंट नहीं लगेगा, मतलब आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बस यही है, थोड़ा बहुत आपको झटका महसूस हो जाएगा। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट आपके घर जो सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो टावर से टावर, बिजली से बिजली, पावर हाउस से जो आता है वो बेसिकली आपके घर पे अल्टरनेटिंग करंट आता है। अगर इसके चपेट में आ गए तो ये आपको ऑन द स्पॉट मार देगा। तो अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट, पहला डिफरेंस। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट को आप लॉन्ग दूरी तक, लंबे डिस्टेंस तक आप फ्लो करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। डायरेक्ट करंट को आप लंबे डिस्टेंस तक नहीं करा सकते हैं। आप सोचिए
बस्ती से बिजली पास की जाती है गांव में, बस्ती से ही बिजली आती है गांव में, तो कैसे जाती होगी? तो बड़ा बड़ा खंभा लगा के तार पे उस पर पास कर देते हैं। या बहुत सारे खेतों में आपको देखो, आपको जो खंभा मिलेगा वो लोहे का मिलता है, उसमें जो तार होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसमें तार में आवाज़ आता है, जैसे आवाज़ आएगा आपको, तो एक्चुअल एसी ही करंट पास हो रहा होता है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको लंबे दूर तक पास कर सकते हो, डायरेक्ट करंट को आप ज़्यादा दूर तक पास नहीं कर सकते हो, ठीक। तीसरा, डायरेक्ट करंट समय के साथ नहीं बदलता, जैसे उसको लेकर आए होगे उस समय ख़त्म हो जाएगा, या जब भी जितना वो यूज होता जाएगा वो उसी हिसाब से अपनी वैल्यू डाउन करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक बैग मैक्सिमम था तो एक बैग ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं। समय के साथ वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं करेगा। एक बार उसका जो डायरेक्शन और जो उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड वो दोनों चेंज करता है। तो अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट करंट में जो करंट होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में वो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा, ठीक। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आप बनाओगे कैसे या शो कैसे करोगे? अगर आपके पास डायरेक्ट करंट होगा तो एक बार जो उसका मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जो उसके पास करंट आ गया, मान लो करंट आ गया तो करंट थोड़ा रुकेगा, वो करंट थ्रू आउट द जर्नी उसका कांस्टेंट रहेगा। वो उसका डायरेक्शन फिक्स है कि अपर साइड रहना है या पॉजिटिव साइड रहना है, तो वो पॉजिटिव साइड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आपका नेगेटिव साइड चलाएगा। एक बार जो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है वो फिक्स हो जाती है। दूसरा, अगर करंट कभी आप सर्किट में करंट आप मैक्सिमम ले गए, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत जीरो कर देंगे, फिर आप मैक्सिमम ले गए, फिर आप जीरो हो गए। मतलब एक बार सेल ऑन कर रहे हो तो करंट पास हुआ, फिर सेल बंद कर दिया, करंट जीरो, फिर सेल ऑन किया, करंट मैक्सिमम, सेल बंद कर दिया, जीरो, सेल ऑन किया, करंट मैक्सिमम, सेल बंद कर दिया, जीरो। तो इसमें यही चांसेस हो सकती है। लेकिन जब आप बात एसी की कर रहे होते हो तो एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी के साथ एसी पहले तो अपना मैग्नीट्यूड मैक्सिमम ले जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, मैक्सिमम होने के बाद वो वापस जीरो पहुंचेगा, जीरो होने के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम ले जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में जाने के बाद फिर वहाँ जीरो जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव में, फिर वापस जीरो, फिर वापस नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर तो ये चलता रहता है। यहाँ से आपने साइकिल स्टार्ट किया तो आप पहले मैक्सिमम फिर जीरो, मतलब एक बार आप मैक्सिमा गए और मैक्सिमा से आप जीरो गए, फिर एक बार आप मैक्सिमा गए और मैक्सिमा से जीरो गए। ये पॉजिटिव साइड था, ये नेगेटिव साइड था। तो एक बार आपका करंट पॉजिटिव हैंड साइड में मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। यही जो पूरा वो साइकिल बार बार, कुछ देर के लिए करंट देखो अप था, फिर करंट उसके बाद डाउन हो गया, फिर करंट अप हुआ, फिर करंट डाउन हो गया। तो अगर अप डाउन करंट चल रहा है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मतलब वो एसी करंट है। दूसरा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये पूरा यहाँ पे जाके ये ख़त्म हुआ है। ये एक बार पूरा मैक्सिमम होना और एक बार पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होना, ये पूरे की पूरी आपकी एक साइकिल कहलाती है। तो अभी आपको पावर निकलवाया जाएगा, वोल्टेज निकलवाया जाएगा एक साइकिल का, हाफ साइकिल का। तो पहले साइकिल पहचानना आनी चाहिए कि अगर आपके सामने ग्राफ फ्रेम कर दिए हैं तो टोटल उस ग्राफ में टोटल कितनी साइकिल्स करंट की चली हैं। अब अगर ऐसे फ्रेम कर दिया तो आपको पहले साइकिल गिनने आना चाहिए कि इसमें टोटल कितनी साइकिल। यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गई पहली साइकिल। यहाँ से यहाँ हो गई फर्स्ट साइकिल। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया आपका सेकंड साइकिल। फिर यहाँ से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से यहाँ हो गया आपका थर्ड साइकिल। और फिर ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका फोर्थ साइकिल। ये हो गया फोर्थ साइकिल। अब यहाँ से यहाँ ये सिर्फ आधा गया है तो ये पूरा साइकिल नहीं है, ये कितना हो गया, आधा साइकिल। तो 1 2 3 4 मतलब टोटल इसमें टोटल कितना साइकिल चला है, 4.5 साइकिल चला है इसमें। तो पहले साइकिल पता होना चाहिए कि कितने साइकिल वो चल रहा है, कितने साइकिल वो कम जा रहा है। समझ आया, ठीक। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट में आपने कहा वो डायरेक्शन करंट बार बार अपना चेंज करेगा। तो
करंट का या वोल्टेज का, दोनों में सेम ही पैटर्न होता है। या तो वो वोल्टेज अपना मैक्सिमम ले जाएगा, फिर जीरो जाएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर नेगेटिव डायरेक्शन से वो जीरो आ जाएगा। कोई भी करंट की वैल्यू, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये सिर्फ करंट की बात नहीं की जा रही है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, अब चाहे वो करंट की हो, चाहे वो वोल्टेज की हो, चाहे वो हाइट की हो, किसी की भी हो। अगर आप ये कहते हैं कि मैं हाइट का एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ, इसका मतलब है वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक गया है, उसके बाद वो जीरो हुआ है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम कितना डिस्टेंस आप कवर करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो करंट का भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, वो पोटेंशियल का भी हो सकता है। अगर करंट का एम्पलीट्यूड होगा तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं आई नॉट से, और अगर वो पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू या पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड होगा तो उसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। ये क्लियर रखो, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट रहती है, आपको पेपर में पहले से गिवन रहेगी, वो निकालना आपको नहीं है। ठीक, दूसरा, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहां से साइकिल स्टार्ट हुई, यहां पे साइकिल खत्म हो गई, तो एक साइकिल को खत्म होने में जितना आप समय देते हो दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार साइकिल हो जा रही है। आप एक बार पलक झपकाए और उसमें कितनी साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो गई। जैसे अब इसमें अगर आपसे कोई कहता है, बेसिकली अगर इसमें कोई आपसे कहता है तो मान लो एक सेकंड में इतना हुआ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी साइकिल, और पॉजिटिव मतलब ये मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल हो गई, 2.5 साइकिल हो गई। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को डिफाइन जब किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि एक सेकंड में होने वाली घटना, एक सेकंड में आप कितना खा लेते हैं, एक सेकंड में आप कितना किसको मार देते हैं, एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में कैलकुलेट की जाने वाली घटनाओं को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यही सेम काम वेंटिलेटर पे जब आदमी लेटा होता है तो उसकी हार्ट बीट भी इसी पे चलती है। अगर आपको 11th क्लास वाला ईसीजी याद होगा, तो ईसीजी अगर याद होगा तो ईसीजी भी ऐसे ही बनता था। ये पी वेव, उसके बाद QRS, फिर टी वेव, याद है ऐसे बनता था। तो यही QRS वाला ही काउंट किया जाता था वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली यही है कि एक सेकंड में वो कितना है। डॉक्टर्स आपका हाथ पकड़ के जब आदमी लेटा होता है या बेहोश होता है तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो सिर्फ हाथ थाली ये पकड़ेंगे और ये पकड़ के वो कैसे बता देते हैं कि सांस सही चल रही है या गलत चल रही है। और साथ में आप देखो तो डॉक्टर के पास डिजिटल वाली वो वाली एनालॉग वाली घड़ी रहती है। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो सुई होती है वो 10 सेकंड का निकाल लेते हैं। वो एक बार इसको पकड़ेंगे और अपनी घड़ी देखते रहेंगे, तो ये पकड़ेंगे तो 10 सेकंड के अंदर ये कितनी बार धड़का, ऑन एन एवरेज 10 सेकंड में अगर ये 15 बार धड़क गया, 15 बार यहाँ महसूस आपने किया, तो अगले 50, अगर 10 में 15 हो रहा है तो 50 में कितना होगा। अगर 10 सेकंड में 15 बार धड़क रहा है तो 50 सेकंड में कितनी बार धड़केगा। बताओ मैथ। कितना होगा, कैसे? 50 है तो 15 गुणे 5 कर देंगे, 50 सेकंड बचता है तो 15 गुणे 5 कर देंगे। अगर 10 सेकंड में 15 बार हो रहा है तो 50 सेकंड में कितना होगा। अरे तुम तो मैथ वाले हो, बाकी तो चलो बायो वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसमें
कि जो भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है डेट इज कॉल्ड आई नॉट, पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेट इज कॉल्ड वी नॉट, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना उसको समय लगता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितना काम हो रहा है, इसका मतलब है ये टाइम पीरियड का क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब 1 टाइम पीरियड है तो 1 टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2π/ω, तो अगले स्टेप में ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू ये हो जाएगा ω/2π। अब ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको कम से कम मान के चला जाता है कितना आपको याद होना चाहिए। समझ आया? ठीक। दूसरा, आपने जनरली ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप अगर कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है, अगर आपसे ये कह दिया गया कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील कर रहे हैं आप, तो अल्टरनेटिंग करंट में एक बार करंट जीरो से उठेगा और मैक्सिमम तक पहुंचेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये कहा कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील कर रहे हैं आप, मतलब आप एसी के साथ डील कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपके पास करंट होगा पहले वो करंट की वैल्यू इनिशियल में 0 होगी, वो 0 से पहले कहाँ पहुँचेगी, मैक्सिमम पहुँचेगी, मैक्सिमम से वापस वो 0 आएगी और 0 से फिर वो मैक्सिमम जाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस 0 आएगी। यानी कि करंट एसी में करंट एक बार 0 से इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करके 0 आता है, फिर 0 से एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और फिर वो आपका आके 0 जाता है। इस पूरे साइकिल के दौरान ये एक बार मैक्सिमम होना, फिर 0 होना, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होना और फिर 0 होना, इस पूरे एक को ही हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, वन साइकिल नाम देते हैं। इसी को एक बार मैक्सिमम 0, इसी को एक साइकिल देते हैं। अब ये चाहे करंट के साथ आप डील कर रहे हो या चाहे आप वोल्टेज के साथ डील कर रहे हो, तो बातें वही हैं। वोल्टेज अभी आपका 0 होगा, वोल्टेज 0 से आपका मैक्सिमम जाएगा, फिर वोल्टेज घट के पहले 0 होगा, फिर 0 से वोल्टेज आपका नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगा और वापस आपका वोल्टेज फिर से 0 हो जाएगा। तो एक बार 0 से मैक्सिमम होना मतलब इंक्रीज करना, फिर डिक्रीज करके 0 होना, फिर नेगेटिव हैंड साइड में उसका मैक्सिमम होना और फिर वापस उसका बढ़ के 0 हो जाना, ये पूरा एक साइकिल कहलाता है, चाहे वो करंट का हो चाहे वो वोल्टेज का हो। समझ आया? ठीक। दूसरा, अल्टरनेटिंग का आप सोर्स, नॉर्मली जब आप अभी तक करंट में, जब आप नॉर्मल करंट जो पढ़ते थे पिछले चैप्टर्स में, उसमें जब आप सर्किट को ड्रॉ करते थे तो उसमें आप सर्किट्स को ड्रॉ करने पे सिंबल आप ये वाला यूज़ करते थे ऐसे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये किसका सिंबल था, ये सेल का था। अगर आपको बैटरी का लगाना है तो ये मल्टीपल करते थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल था। ये नॉर्मल करंट था आपका, ये जो आप पास करते थे बेसिकली सेल और बैटरी से कौन सा करंट पास होता है, ये डीसी करंट पास होता है। अब आपको क्योंकि सर्किट में एसी करंट पास करना है तो एसी को लगाने के लिए आप सिमिलर वाला साइन और ये, अब अगर ये सर्किट में मिल गया ऐसा साइन, इसका मतलब है उस सर्किट में अटैच कौन किया, उस सर्किट में क्या पास हो रहा है, उस सर्किट में एसी करंट पास हो रहा है। समझ आया? तो वो सिमिलर का साइन लगा के अगर ड्रॉ हो गया तो मतलब वहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, अब आप मान लीजिए आपने सर्किट रेडी किया, आपने सर्किट रेडी किया, और आपने रजिस्टर लगा दिया, तो अब अगर ये जो है ये बेसिकली आपका हो गया एसी सोर्स, तो इस एसी सोर्स से आपका कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज होगा, और जब वोल्टेज बनेगा तो वोल्टेज के पीछे पीछे फिर कौन बन जाएगा, तो एसी, किसी भी एसी सोर्स के साथ, किसी भी एसी सोर्स के साथ जो वोल्टेज बनता है वो बनता है V0 साइन ओमेगा टी। ये किसी भी एसी सोर्स के साथ वोल्टेज बनता है, और जब वोल्टेज बन जाएगा तो इसमें जो करंट बनता है वो बनता है आपका I0 साइन ओमेगा टी।
ये एसी सोर्स से पास होने वाला करंट है और ये एसी सोर्स से पास होने वाला वोल्टेज है। समझ आया? जिसमें आपका आई नॉट और जिसमें आपका वी नॉट, ये जो दो वैल्यू है, इस दोनों वैल्यूज को आपका वी नॉट और आपका आई नॉट, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड किसका? एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ये करंट और पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी ये जो आप देखते हैं साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली आपका होता है फेज फाई, ये होता है आपका फेज, कौन कितने से आगे चल रहा है, कौन कितने से पीछे चल रहा है। तो वो बेसिकली अभी आपको आगे फेज समझाएंगे क्या होता है। अभी बस आप इतना जानो कि किसी भी एसी सोर्स के लिए जो वोल्टेज निकलता है उसका वी नॉट साइन, क्योंकि सारी डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगी, और किसी भी एसी सोर्स के लिए जो करंट आता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी से ही स्टार्ट होगा। ये आपकी इनिशियल की क्वेश्चंस होंगी, इन्हीं के बाद आपका जो भी डेरिवेशन करना होगा इन्हीं के बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद बाकी टाइम पीरियड समझा दिया कि एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी समझा दिया कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वी नॉट और आई नॉट। तो वी नॉट और आई नॉट ही आपका पीक वैल्यू होता है, या आप कह सकते हो ये करंट और पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड होता है। समझ आया? ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फेज। हाँ, एक चीज़ और, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया में वो 50 हर्ट्ज़ की है, अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज़ की है। इसका मतलब है ये बल्ब आपका एक सेकंड में 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कितना तेज हो रहा है ये, मतलब आपको दिख नहीं रहा है, ये 50 बार जल भी जा रहा है, उसमें 50 बार बुझ भी जा रहा है। ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। अमेरिका की फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब उनके यहाँ बल्ब एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ये फ्रीक्वेंसी उनके यहाँ की होती है, अपने यहाँ की थोड़ी अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फेज, PHASE, फेज। ये बस इतना ही था। हाँ, वो हो तो गया उसमें। फेज, PHASE। सर डीसी का है कितना कॉस्टली चार्ज होता है एसी से? डीसी का मतलब अरे मैंने डायरेक्ट करेक्ट कहाँ ज़्यादा महंगा होता है? एसी महंगा होता है। अमर सर बोले थे डीसी डीसी महंगा नहीं आएगा ज़्यादा, एसी महंगा आएगा। एसी की सप्लाई महंगी होती है डीसी के कंपैरिजन एसी में। तो ज़्यादा दूर से मतलब कनेक्शन दिया जाता है तो ज़्यादा कॉस्टली होता है। एसी महंगा पड़ेगा आपके लिए। अमर सर गए थे तो डायरेक्ट लेकिन सर अगर एसी महंगा पड़ रहा है तो एसी तो हमारे यहाँ पर लगा है, एसी तो हाँ, तो उसका बिजली बिल कितना देती हो? जब मीटर में आता है। हाँ यही लिखवाएंगे। अब बस उसका 500, 600, 800, 1000 रुपये मिल जाएगा। डीसी आपका नॉर्मल वोल्टेज होता है। ये जो आप बैटरी देखते हो नॉर्मल सेल बैटरी, ये होता है आपका। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें डीसी वोल्टेज होता है। कहा कि वो कह रहे हैं कि 10 इन्वर्टर खरीद लो या एक बड़ा जनरेटर खरीद लो, तो उसमें जो है 10 इन्वर्टर जो है खरीदने पे ये ज़्यादा कॉस्टली चार्ज होगा। अब वो बात की बात होगा, वो तो आप फिर कह रहे हैं कि ये इन्वर्टर का ज़्यादा है, वो तो इन्वर्टर भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे, इन्वर्टर भी महंगा मिल जाएगा। वो तो एक बात की एसी डीसी, एसी का सोर्स क्या है, डीसी का सोर्स क्या है। सोर्स के बेसिस पर एसी ज़्यादा महंगा पड़ेगा कंपैरिजन टू डीसी के। और एसी खतरनाक भी इसीलिए ज़्यादा होता है, लंबे दूरी तक सप्लाई करने के लिए एसी ही चाहिए, और एसी खतरनाक भी ज़्यादा होता है और महंगा भी एसी पड़ता है। डीसी की उतना, डीसी एक तो लंबे दूर तक आप ले नहीं जा पाएंगे, दूसरा आप इतना पैसा खर्च करके थोड़ी नहीं जाएंगे, तो डीसी इसलिए यूज़ भी नहीं किया जाता है। तो डीसी नॉर्मल जो घरों में बैटरी हो गई, रिमोट की बैटरी हो गई, कान के उस हेयरिंग एड की जो बैटरी हो गई, या प्राइमरी बैटरी जो सेकेंडरी बैटरी जो कारों में बैटरी लगती है, वो आपका डीसी वोल्टेज देता है। वो उसमें मरोगे नहीं अगर वो करंट लग जाएगा। एसी ज़्यादा खतरनाक होता है। लिखो, फेज, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी it is a physical quantity representing both instantaneous value. It is a physical quantity representing both the instantaneous value and direction of
alternating quantity and direction of alternating quantity at any instant, at any instant. Direction of alternating quantity at any instant. नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बनाओ. पहला, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी and its unit is, it is a dimensionless quantity and its unit is radian, radian. हाँ नीचे लिखो. if, अगला पॉइंट, if अब देखो, अगर आपसे कहता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके पूरा ये जो इतना पूरा कहलाता है दैट इज कॉल्ड फेज. अब अगर करंट का इक्वेशन आप बनाना चाहो तो करंट के इक्वेशन, एसी के लिए करंट का इक्वेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो पहले पहचानना सीखो फेज क्या है, आई नॉट क्या है. तो इसमें इसके लिए फेज ये हो गया, लिखो. हाँ लिखो, इफ करके उसके बाद ये लिखो, और क्या, दोनों v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेज है, और एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू फेज, ये फेज है. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस. अच्छा, पोटेंशियल का था v इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको हम मान ले रहे हैं फाइव वन और इसके कैसे मान ले रहे हैं फाइव टू. तो करंट और पोटेंशियल के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने फेज का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस. जैसे अगर हम फाई निकाले तो पोटेंशियल और करंट का निकाल सकते हैं. तो एक हम कर सकते हैं कि फाई टू माइनस फाई वन, ये भी कर सकते हैं, या फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, ये भी कर सकते हैं. तो करंट और पोटेंशियल इसके बीच में जो डिफरेंस होता है फेज का, उसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस. ठीक, लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, द डिफरेंस बिटवीन द phase of current and voltage, phase of current and voltage is called phase difference, is called phase difference. उसके बाद नीचे ये लिख लो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू. अब जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देना, फेज डिफरेंस पता चल जाएगा.
तो सिर्फ 2 - 1 भी कर सकते हो, 1 - 2 भी कर सकते हो। चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एसी, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एसी। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एसी। पहला, एन एसी इज प्रोड्यूस्ड बाई एसी जनरेटर, an AC is produced by an AC is produced by an AC is produced by AC generator or AC generator or AC dynamo, AC dynamo with symbol DYNAMO, विथ सिंबल बता दिया है, सिमिलर का साइन और उसको सर्कल में कर दो, विथ सिंबल, फिर बना लो सिंबल। सेकेंड पॉइंट लिखो, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, AC इज converted into DC इज इक्वल टू का साइन। अगर AC को DC में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइस लेना पड़ेगा रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है, देखना पड़ेगा है कि कट गया रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें पूरा बाकायदा होता है। तो अगर AC को DC में कन्वर्ट करना है तो आप रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, और अगर DC को AC में कन्वर्ट करना है तो आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं। सेकंड लाइन लिखो उसी पॉइंट में, सेकंड नीचे, DC इज कन्वर्टेड इनटू AC, इन्वर्टर, DC इज कन्वर्टेड इनटू AC। घर में जो इन्वर्टर लगा है वो यही काम करता है आपका, वो DC स्टोर कर लेता है केमिकल के फॉर्म में अपने अंदर, और उस DC को बाद में फिर AC में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो AC से DC जाना है तो रेक्टिफायर चाहिए, DC से AC आना है तो आपको इन्वर्टर चाहिए। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट। अच्छा, केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें एक लॉ आया था, फराडे लॉ, उसमें उनका सेकेंड लॉ आया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस आया था। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा क्या यूज़ करोगे, AC की DC? DC। इलेक्ट्रोलिसिस में AC यूज़ कर लोगे दग जाएगा, AC का पावर ज़्यादा होता है तो उसमें DC यूज़ किया जाता है, AC यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक। थर्ड पॉइंट लिखो, इट कैन नॉट यूज्ड, या AC कैन नॉट यूज्ड, ऐसे लिखना है। इट के बाद लगा चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, इट का मतलब कौन है वहाँ, AC है, इट का मतलब वहाँ क्लियर रहेगा। अब जैसे चाहे AC लिखो डायरेक्ट, या तो अगर इट लिख दियो तो ब्रैकेट में लिख दो ना AC, मतलब उस इट की जगह कौन हो सकता है, AC की बात हो रही है। AC कैन नॉट यूज्ड, AC कैन नॉट यूज्ड इन प्रोसेस, AC कैन नॉट यूज्ड इन प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नहीं यूज़ कर सकते हो, दग जाएगा, इतना हाई वोल्टेज है कि दग जाएगा बीकर ही। कैन नॉट बी यूज्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट, डायरेक्ट करंट को मेजर करते हो एमीटर से, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को मेजर किया जाता है हॉट वायर एमीटर से। फर्क है दोनों में,
इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं। डायरेक्ट करंट को मेजर करते हो आप एमीटर से, जो सर्किट्स में आप करंट दौड़ाते हो वो सेल और बैटरी का करंट होता है, सेल और बैटरी के करंट को आप एमीटर से मेजर कर ले जाओगे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को आप एमीटर अगर लगा दिए तो एमीटर ही आपका ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उतना पावर होल्ड नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अल्टरनेटिंग का पावर ज़्यादा होता है। तो अल्टरनेटिंग को मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर चाहिए। लिखो, AC is measured with the help of AC is measured with the help of AC is measured with the help of hot wire emitter. Hot wire emitter. Hot wire emitter. हाँ, hot wire emitter. अगला, AC को लंबे दूरी तक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी पावर लॉस के, मतलब आप लंबे लंबे दूर तक आप ले जा सकते हैं, बहुत मिनिमम में पावर लॉस होगा। आप यहाँ से कप्तानगंज तक ट्रांसफ़र कर देंगे AC बहुत मिनिमम लॉस पे, DC नहीं कर पाओगे, DC आधे आधा रास्ते में खत्म हो जाएगा, तो DC नहीं कर सकते हो, जबकि AC लंबे लंबे दूर तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत कम पावर लॉस में। ठीक, लिखो, एंड AC कैन बी ट्रांसमिटेड, एंड AC कैन बी ट्रांसमिटेड, and AC can be transmitted over long distances, over long distances, over long distances without much power loss, without much power loss, ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता इसमें। अगला पॉइंट लिखो, इन एन AC करंट और वोल्टेज, इन एन AC करंट और वोल्टेज in an AC current or voltage, it has following four values. It has following four values. चाहे AC करंट हो चाहे AC वोल्टेज हो, आपको चार वैल्यू हर हाल में बतानी पड़ेगी उसकी। यही चार वैल्यू ही AC डिसाइड करती है। पहला, ब्लू पेन से लिखना सब एक एक करके। पहला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरा, पीक वैल्यू, PEAK, पीक वैल्यू। तो करंट का पीक वैल्यू क्या होगा, और वोल्टेज का ब्रैकेट में लिख लो I0 एंड V0, पता रहता कि पीक वैल्यू ब्रैकेट में I0 एंड V0। तीसरा, RMS वैल्यू, कैपिटल R, कैपिटल M, कैपिटल S, RMS वैल्यू। यही एक्चुअल आपके घर आता है। आपके घर जो ये अभी जल रहा है, ये इसमें RMS वैल्यू ही सप्लाई होती है आपके घर। पीक नहीं आता, पीक आ जाएगा तो जल जाएगा। RMS वैल्यू ब्रैकेट में लिखो IRMS, I और नीचे सफिक्स में रहेगा RMS एंड V और नीचे रहेगा RMS, बाकी वो ये तो ब्रैकेट में रहेगा। और वैसे तो आपने लिखा ही होगा RMS, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लिखते ऐसे हैं, करते उल्टा, पहले स्क्वायर लगाते फिर मीन लेते फिर रूट लेते, बताते वैसे। और चौथा, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अभी देखो, आपसे अगर किसी ने कह दिया RMS वैल्यू ऑफ करंट, इसका मतलब है आपको पहले जितने भी करंट हैं पहले उन सबको पहले आप जोड़िए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब क्या करिए, इनका करिए स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो जैसे है लिखा उल्टा जाता है, पहले स्क्वायर कर लो फिर मीन कर लो। तो मीन जितने भी रहते हैं तो हमें नहीं पता है, n से कर दिया, उसके बाद स्क्वायर कर दिया, उसका मीन ले लिया और फिर इसको लगा दो रूट।
ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। इसको सीधे सीधे इतना ताम झाम ना लिख के इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, IRMS लिख सकते हो। सेम सेम आपसे यही बोलेंगे VRMS, VRMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो जितने भी वोल्टेज गिवन होंगे V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन, अच्छा इसमें IN तक, ऐसे ही एंड सो ऑन VN तक। तो पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया, उसके बाद इनका मीन ले लिया और फिर उसके बाद इनका रूट कर लो। इसको चाहो तो इतना ना लिख के आप सीधे सीधे वहाँ पर VRMS वैल्यू भी लिख सकते हो। तो एक्चुअल VRMS वैल्यू ही आपके घर पे सप्लाई की जाती है, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, I0 से वैल्यू डाउन होती है। ठीक, हेडिंग डाल के RMS वैल्यू ऑफ करंट ये लिख लो और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये हेडिंग डाल के लिख लो इसको। चलो, तो अगर आपके पास AC करंट हो या AC वोल्टेज हो तो आपको चार चीज़ें बतानी पड़ेंगी, या एक्चुअल आपके पास चार चीज़ें होती है। एक तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, दूसरा आपका पीक वैल्यू होता है, तीसरा आपका RMS वैल्यू होता है और चौथा आपका एवरेज वैल्यू होता है। तो एवरेज वैल्यू भी स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट हम करवा के देंगे, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, जब डालो हेडिंग एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल, तो करंट की वैल्यू, एवरेज करंट की वैल्यू किसी भी AC के लिए, करंट कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। याद कर लीजिए, MCQ में भी आएगा डायरेक्ट और डेराइव करने के लिए भी आएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल इन अल्टरनेटिंग करंट इज 0। ये होता है, ये बेसिकली आपसे प्रूफ करने को भी कहा जाएगा और MCQ में डायरेक्ट आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, लिखो ऐसे जैसे लिख रहे हैं, वैसे ही लिखो जैसे लिख रहे हैं। AC at any time, at any instant of time, AC at any instant of time is given by, किसी भी AC सर्किट में करंट कितना दौड़ेगा, अभी बताए हैं कितना दौड़ेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। किसी भी AC सर्किट में इतना ही करंट दौड़ता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, उसके बाद नीचे लिखो। अच्छा, करंट आया है, इसका मतलब करंट को लाया कौन होगा, चार्ज फ्लो हुआ होगा सर्किट में, क्योंकि बिना चार्ज के फ्लो हुए सर्किट में करंट, इसका मतलब चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो कितना फ्लो हुआ होगा वो निकालो। अब लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो in any circuit, in any circuit in small time dt, in small time dt is dq, q स्मॉल रहेगा, मतलब dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी सर्किट से, dq चार्ज फ्लो कर गया। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं करंट वाली,
तो करंट वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिख सकता हूं। अब डी क्यू इज इक्वल टू आई की जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो आई की जगह अगर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और फिर उसके बाद डी टी। और ये वैल्यू कहाँ से पुट किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, चलो उतारो जल्दी। ये आप छोटा सा चार्ज फ्लो कराए हैं, छोटा सा। तो अब आपको पूरा चार्ज चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप क्या करेंगे, इसको टोटल, ये डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में गया। आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज के लिए हमेशा क्या किया जाता है, इंटीग्रेट करिए। टोटल चार्ज के लिए इसी को इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज मिल जाएगा। नीचे लिखो एक लाइन, टोटल चार्ज फ्लो इन 1 कंप्लीट साइकिल इज, टोटल चार्ज फ्लो, total charge flow in 1 complete cycle is, अब उसके लिए इसी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, तो आप ये वाला लाइन फिर से लिखेंगे, आप फिर से ये लाइन लिखेंगे और उसके आगे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फिर ये मत लिखना, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और इसका इंटीग्रेशन एज इट इज अभी आप रखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट रखना पड़ेगा, तो लिमिट रखने के लिए जब टाइम, इस इनिशियल में जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था, तो उस समय टाइम जब ज़ीरो था, आप कह सकते हो जब टाइम ज़ीरो था तो उस समय चार्ज भी ज़ीरो रहा होगा, और जब कुछ टाइम बीत गया तो उस समय चार्ज कितना फ्लो हो गया। तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्यू, लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से क्यू, और इसका 0 से टाइम। अब एक बार अपर लिमिट रखोगे एक बार, तो क्यू माइनस 0, तो अगले वाले में आ जाएगा ये क्यू माइनस 0। अच्छा, आई नॉट कांस्टेंट होता है, ये बाहर हो गया, तो आई नॉट बाहर हो गया, अंदर। अब अंदर इंटीग्रेट आपको करना है सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी डी टी, कहाँ से, 0 से टी तक, क्यू माइनस 0, ये तो सीधे सीधे आपका क्यू हो गया, आई नॉट हो गया। अब ध्यान समझना इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन बहुत ताम झाम करेगा। साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसमें 2 बार इंटीग्रेट करना होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद फिर एक बार फिर इंटीग्रेट करोगे सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी को, ये फिर एक बार इंटीग्रेट होगा, तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है 1 ओमेगा, ये हो जाएगा। तो ओमेगा टी को एक बार फिर से करोगे तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा। बाकी ये एज इट इज बाहर 0 से लेके टी तक, माइनस कर दिए ना, इंटीग्रेट तो कर दिए, इंटीग्रेट हो गया तब काम खत्म। माइनस को बाहर करो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर करो, तो आपका बचा Q इज इक्वल टू, माइनस बाहर हो जाएगा, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर आपका बचा कॉस ओमेगा टी, कहाँ से, 0 से टी। अब एक बार, अच्छा ओमेगा को जरा ओपन कर दो, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, जरा ओमेगा को ओपन करो तो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अभी पढ़ाया था पीछे, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, हाँ
2 पाई बाई टी। अरे भाई ये बताओ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? यही तो होता है। तो ओमेगा इधर भेजो, टाइम इधर भेजो, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई बाई टी। बस वही ओमेगा को ओपन कर दिया 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे जो स्मॉल टी था वो एज इट इज स्मॉल टी रहने दिया। लिमिट वही रखनी है स्मॉल टी वाले की जगह पर। अब ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस, एक बार अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में यहाँ कौन आ जाएगा? कैपिटल टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा अभी भी वही रहेगा क्या? 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई लोअर लिमिट की जगह कौन आ जाएगा? समझ आया? ये टी से टी कट गया, कॉस 2 पाई, पाई होता है 180, 2 पाई का मतलब हो गया 360, तो कॉस 360 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और इसकी वैल्यू हो गई क्या? 1 माइनस ये 0 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस पूरा 0 नहीं होगा, ये बुद्धि ना लगाना, ये होता है दिक्कत। ये कॉस भले देखो कॉस ओमेगा टी इंटू अगर 0 है तो ये पूरा 0 नहीं कर देगा, ये सिर्फ आगे इसी को 0 करेगा सिर्फ, बाकी कॉस एज इट इज ये एज इट इज रहेगा। तो ये 0 से मल्टीप्लाई किए हो तो वो 0 सिर्फ किसको करेगा? ये जो आगे लिखे हो ये इसको, सिर्फ इसको 0 करेगा वो, इसको, तो इसको 0 कर देगा तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कॉस 0 हो गया तुम्हारा 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ? तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0। अब ये 0 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ Q कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज कितना आ गया? मतलब किसी भी सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर अगर कंप्लीट साइकिल है तो उसका चार्ज कितना फ्लो हुआ? और अगर चार्ज 0 है तो चार्ज से ही तो करंट आता है। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू टोटल चार्ज यहाँ निकाल के लाए हो 0 बाई टी। तो किसी सर्किट का एवरेज करंट I एवरेज इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? जो आपको प्रूव करना। समझ आया? तो यहाँ तक जब आ जाइएगा तो 1 मिनट रुक जाइएगा, एक सेंटेंस एक लाइन लिखानी है तब उतारना है। ठीक, उतार। इसके बाद एक लाइन लिखो जरा। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर one complete cycle is अब उसके बाद यही लिख लो, I एवरेज इज इक्वल टू Q बाई टी। I एवरेज Q की वैल्यू 0 बाई टी, तो I एवरेज T। ठीक है, ये ठीक, ये उतार लो। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन AC फॉर कंप्लीट साइकिल 0 है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू करंट की 0 है तो इसका दूसरा फ्रेम बनेगा अभी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी। सेम हेडिंग फिर से लिखिए, बस हेडिंग में जहां आपने कंप्लीट साइकिल लिखा है वहां एज इट इज आप उसको हाफ साइकिल कर दीजिए। एवरेज वैल्यू, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। ठीक, इतना करो और इसका ये चेंज हो जाएगा, I एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये हो जाएगा 2I नॉट अपॉन पाई, ये आता है इसके लिए।
अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें पूरा नहीं लिखना है, आपको फिर से यही छापना है, फिर से हम खाली यही समझा दे रहे हैं। इसी में आधी साइकिल का चाहिए, तो एज इट इज AC में सेम करंट पास करेगा, dq/dt एज इट इज सेम होगा, ये सेम होगा। साइकिल इस बार कितनी हो गई है, हाफ हो गई है ना, तो बस लिमिट इस बार t नहीं, लिमिट इस बार कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा बस, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। t/2 यहाँ भी t/2, यहाँ भी t/2। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ भी t/2। अब जब t/2 करोगे तो यहाँ अपर लिमिट रखोगे, तो इस बार अपर लिमिट t नहीं है, इस बार अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ठीक। और सेम एज इट इज, इसका एज इट इज करोगे तो ये वही आएगा, क्योंकि वो तो 0 ही देगा। अच्छा, यहाँ क्या बचा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो cos पाई होता है -1, बाकी cos 0 एज इट इज -1। अब -1 कितना हो गया, -2। अब जब यहां से निकालोगे, अब ध्यान से देखना, ओमेगा को चेंज करो, ओमेगा को चेंज करोगे तो Q इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इसका माइनस दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये हो गया I इंटू 2 अपॉन ओमेगा को, अच्छा कहाँ चला गया, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा को चेंज कर लो 2 पाई बाई टी से, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये टी अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, कहाँ, ये आई नॉट है, ये आई नॉट हो गया, ठीक। अब देखो ये t चला गया ऊपर, तो ये हो गया आपके पास q इज इक्वल टू 2 I नॉट, t ऊपर चला गया तो t और डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से 2 फिर कट गया, तो आपके पास q इज इक्वल टू क्या बचा, I नॉट t अपॉन, कंप्लीट साइकिल के लिए q कितना आया था 0, हाफ साइकिल के लिए q कितना आया, I नॉट t अपॉन पाई। एज इट इज जान रहे हो, जब यहाँ तक पहुँच जाना तो एक बार फिर रुक जाना, अभी एक लाइन फिर लिखवाएंगे, ठीक। चलो इसके बाद एक लाइन नीचे लिखो, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। तो अगर हाफ साइकिल के लिए आप लिखते हो तो आप लिखोगे I एवरेज इज इक्वल टू Q बाई T, Q की वैल्यू हो रही I नॉट T अपॉन पाई और मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये वाला टाइम देखो, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा, ये पहले Q की वैल्यू है और नीचे T एज इट इज था। अच्छा हाफ साइकिल का है ना, तो हाफ साइकिल के लिए ये T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/2, तो I नॉट बाई T मतलब इंटू T डिवाइडेड बाई पाई इंटू, इसकी वैल्यू हाफ साइकिल के लिए है, तो हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा T/2, और अगले स्टेप में ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 I नॉट T अपॉन पाई T, तो ये आपका T से T कट जाएगा और आपके पास आपका फॉर्मूला I एवरेज फॉर हाफ साइकिल आ जाएगा। तो I एवरेज फॉर हाफ साइकिल ये आ गया 2I नॉट अपॉन, किसी ने आपसे, देखो आपने ये करंट के लिए ड्राइव किया है, अगर किसी ने आपसे पोटेंशियल के लिए पूछ लिया कि पोटेंशियल के लिए हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो सब सेम रहेगा, V एवरेज फॉर हाफ साइकिल, क्या बदलेगा सिर्फ I नॉट की जगह क्या हो जाएगा
वी नॉट कर दो पोटेंशियल के लिए, वी नॉट अपॉन बाकी एज इट इज पाई। तो वो पोटेंशियल के लिए हाफ वैल्यू हो गई हाफ साइकिल के लिए, और ये करंट के लिए हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू हो गई। वहाँ अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए कहते तो करंट भी जीरो है, तो वहाँ कंप्लीट साइकिल के लिए पोटेंशियल भी जीरो रहता। ठीक, चलो ये हो गई एवरेज वैल्यू। आपने 4 फैक्टर बोला था अभी, जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा था उसमें आपने लास्ट पॉइंट में लिखा कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के लिए 4 फैक्टर होता है, एक इंस्टेंटेनियस, एक आरएमएस, एक पीक और एक एवरेज। तो आपने एवरेज निकाल लिया करंट और वोल्टेज दोनों, जो करंट का है साइकिल बाई वोल्टेज। करंट के लिए हाफ साइकिल का निकाले हो, वही सेम काम उसका क्या, फुल साइकिल के लिए करंट जीरो आया है तो पोटेंशियल भी आपका जीरो आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, ब्रैकेट में आरएमएस। वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी ब्रैकेट में आरएमएस। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज that value of direct current, which produces the same amount of heating effect in a given resistor as is produced by the AC when passed for the same time during a complete cycle. नेक्स्ट लाइन में, इट इज डिनोटेड बाई IRMS। RMS नीचे रहेगा सफिक्स में। इट इज डिनोटेड बाई IRMS। देखो RMS वैल्यू एक्चुअल क्या होती है। अगर आप किसी सर्किट में डीसी सोर्स लगाए हैं तो उस डीसी सोर्स की वजह से जितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा किसी भी रजिस्टर और कंडक्टर में, वही सेम इफेक्ट आपको एसी लगाने पे भी आपको मिलेगा। अगर सेम टाइम तक सेम रजिस्टर में आप देते हैं तो वही करंट आपकी क्या कहलाती है, IRMS या RMS वैल्यू। यानी कि डीसी सोर्स आप किसी भी कंडक्टर में अगर लगाते हैं तो उस डीसी सोर्स के लगाने से उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें करंट फ्लो होने की वजह से, वही सेम अगर आप एसी में अगर आप लगाएंगे तो वही सेम हीट इसमें भी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो वैल्यू इस एसी वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसी वैल्यू ऑफ करंट को क्या नाम दिया गया है, IRMS या RMS वैल्यू। इसका मतलब डीसी में जो नॉर्मल करंट है, एसी का वो RMS करंट है। समझे? जैसे डीसी में मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता, डीसी में सीधे करंट होता है, वहां मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट नहीं होता, वहां सीधे आई होता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम करंट है कौन, I0, और नॉर्मल करंट है तुम्हारे पास RMS। तो डीसी के करंट में कोई मैक्सिमम, वो सीधे करंट आई है।
लेकिन एसी में है मैक्सिमम मिनिमम। तो डीसी का जो करंट है, एसी का वो मिनिमम करंट, एसी का मिनिमम करंट ही डीसी का क्या होता है, आरएमएस करंट है। बस एसी का मिनिमम करंट ही डीसी वाले का क्या है, आरएमएस करंट है, क्योंकि डीसी वाले में तो और कोई करंट होता ही नहीं है भाई। अगर आपसे कोई कहता है डीसी करंट, तो डीसी करंट में तो नॉर्मल आई ही होता है। लेकिन अगर आपसे कोई एसी कहता है, तो एसी में दो है, एक मैक्सिमम करंट आई नॉट और एक जो उसका मिनिमम एक्चुअल करंट जो आरएमएस हो गया। तो डीसी का जो आई होता है वही एसी का क्या होता है, आई आर। क्योंकि अब इसको आई नहीं बोला गया है ताकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएट रहे कि ये एसी का आई आरएमएस है और ये अगर यही हम यहां सीधे आई लिख देते तो थोड़ा, क्योंकि इतना तो पता है ना कि एसी और डीसी में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो खाली रिप्रेजेंटेशन अलग करने के लिए बस अलग कर दिया है। तो डीसी का जो आई होता है वो एसी का क्या होता है, इसका मतलब आई सिमिलर टू किसके, आई आरएमएस। डीसी का जो आई होता है एसी का वही क्या है आपका आरएमएस है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अगली हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी करंट, एसी करंट। सेम काम, प्रूव, प्रूव करो आप। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ये सब याद करते चलो। आई आर एम एस होगा आई नॉट बाई √2। अगर मैं पोटेंशियल का आर एम एस वैल्यू पूछता तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2। ठीक, चलो लिखते चलो। हो गया, चलो लिखो प्रूफ में। लेट एन एसी सर्किट, लेट एन एसी सर्किट हैव करंट, लेट एन एसी सर्किट हैव करंट, हैव करंट। तो एसी सर्किट में करंट कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, इतना करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर नीचे लिखो फ्लो थ्रो कंडक्टर, फ्लो थ्रो कंडक्टर, इतना करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा। फ्लो थ्रो कंडक्टर, फ्लो थ्रो कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर for time dt, for time dt, then heat produced in the conductor, heat produced in the conductor, conductor is given by, is given by, इज गिवन बाई। अच्छा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर कुछ देर के बाद हीट हो जाएगा। पंखा ज़्यादा देर तक चलाओगे, फिर पंखा बंद कर दो, फिर पंखे को टच करो तो पंखा क्या होगा, गरम गरम मिलेगा। तो किसी का लॉ था, ये वैल्यू निकलवाया गया था वहाँ। क्या लॉ था, लॉ का नाम क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने यही कहा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप हीट सप्लाई करंट अगर भेजते हैं तो वो हीट हो जाएगा। कितनी वैल्यू होती थी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपने बहुत छोटा सा करंट, मतलब आपने करंट भेजा है बहुत छोटे से समय के लिए। अगर आपने करंट बहुत छोटे से समय के लिए भेजा है तो हीट ज़्यादा होगा कि कम, तो कम होगा। तो वो जो कम हीट होगी वो आपका बेसिकली हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू
आई स्क्वायर रेजिस्टेंस है आर और बहुत थोड़े टाइम के लिए भेजे हो तो ये हो गया डी टी। समझ आया? अच्छा, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो कुछ करना नहीं है, इस आई की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका हो गया होल स्क्वायर आर डी टी। अब इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर और इसका करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट आर डी टी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, चलो उतारो इतना। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे पास टाइम dt था तो हीट कितना प्रोड्यूस किए हो? dh, मतलब छोटे से टाइम में छोटा सा हीट प्रोड्यूस हुआ। अगर ये टाइम t हो जाएगा तो ये हीट कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। यानी कि छोटे से टाइम में छोटा सा हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको पूरे टाइम में चाहिए तो एज इट इज पूरे टाइम के लिए क्या किया जाता है? इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे टाइम का भी पता चल जाएगा। नीचे लिखो एक लाइन, हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इन टाइम टी, कैपिटल टी रहेगा। हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, इन कंडक्टर इन टाइम कैपिटल टी, इन टाइम कैपिटल टी। ये दोनों लाइन लिख लो, थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी कि डी टी टाइम में डी एच हीट हुआ तो टी टाइम में एच हीट होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसी इक्वेशन को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? और ये इंटीग्रेशन या वही है कि जब टाइम आपका ज़ीरो था तो उस समय हीट, जब टाइम ज़ीरो था तो हीट किए कहाँ? तब ये भी ज़ीरो था। जब कुछ टाइम बीत गया कैपिटल टी तो हीट हो गया, कितना हो गया? एच हो गया। तो डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एच हो गया। बाकी इसका करोगे लिमिट तो ज़ीरो से लेके टी तक, और ये हो गया तुम्हारा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अच्छा ये बताओ, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, आर रेजिस्टेंस है कांस्टेंट बाहर, खाली अंदर जब देखो क्या बचा। तो ये क्या है आपका बचा बाहर आई नॉट स्क्वायर और आर, ये दोनों आ गए बाहर। इंटीग्रेशन आपको सिर्फ करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो एसी में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैसी हैं जो आपको पहले से याद करना पड़ेगा, जैसे मुझे याद है, आप भी याद करके चलिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये पहले से इंटीग्रेट करके लाया जा चुका है। अब वो कैसे आया है वो मैथ वाले पढ़ेंगे, मैथ के ट्रिग्नोमेट्री में वो लोग पढ़ेंगे वो कि ये कैसे आया। आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। आप सीधे रिजल्ट मतलब रखिए, रिजल्ट सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो अब आप सीधे रिजल्ट कॉपी पेस्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट आर, और इसकी जगह हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, बाकी डी टी चला जाएगा क्योंकि आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक कि नहीं किया अभी? नहीं इंटीग्रेट, सॉरी इंटीग्रेट नहीं हुआ, इसकी वैल्यू है वो, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, ये इंटीग्रेट नहीं हुआ, अभी इंटीग्रेट बचा है। इसको समझो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हटा के ये लिख सकते हैं। 10th क्लास में ये पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो अब मैं कहूँ मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे कुछ और लिखना है, तो आप ये बताइए, अगर कहीं आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हो कि नहीं? बस सेम वैसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप ये लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ किया गया। जैसे वो 10th क्लास में आइडेंटिटी प्रूफ करते थे ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो प्रूविंग है ये, तो ये ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है, मैथ वाले करेंगे 12th में, ठीक है। अब सिंपल तो ये इसकी जगह लिख दिया, बाकी अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। कहाँ से? 0 से t तक, ठीक। अब देखो क्या करूं, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। अब देखो इस dt की वैल्यू अंदर कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कहाँ से कहाँ? 0 से t, बीच में ये है, माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 और dt, मतलब हमने उसको टुकड़े में तोड़ दिया, आगे वाले को अलग और पीछे वाले को अलग, बस खाली आपका अप्रॉक्सीमेट करके हमने खाली उसको टुकड़े में तोड़ दिया। समझ आ गया? इसको dt का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, तो ये dt हो गया, बाकी माइनस का एज इट इज था, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट इंडिविजुअली करो, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट, ये बताओ dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? लिमिट 0 से माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको लिमिट करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर करो, 1/2 बाहर करो, अंदर क्या बचेगा? नहीं, ओमेगा टी कहाँ बचेगा? अरे 2 बाहर आ गया ना, तो 2 बाहर आ गया तो 1 अंदर, वहाँ क्या बचा? cos 2 ओमेगा टी dt, यही तो बचा, cos 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन होता है, cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जैसे जो लिखा है एज इट इज, और 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 ओमेगा। समझ आया? ये कुल मिला के ऐसा है, ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी मत देखो, इतना ध्यान मत दो। जैसे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा का, तो क्या मिल जाएगा? तो कॉस का साइन थीटा तो एज इट इज उतारोगे ही उतारोगे, तो कॉस 2, ये पूरा थीटा है, ये 2 ओमेगा टी, तो कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन, और थीटा तो एज इट इज उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन अब इसमें क्योंकि ओमेगा टी भी है, 2 ओमेगा टी भी है, तो इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो 2 ओमेगा टी का करोगे तो बस टी को गायब कर दो, एज इट इज बाकी 2 ओमेगा। पिछले वाले में भी तो यही किए थे, खाली नीचे 2 उतार लिए थे, इसीलिए चैप्टर है, ये डेरिवेशन आएगा भी, ये सब आएगा। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से लेके t तक, ये सब डेरिवेशन है पेपर में, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। अच्छा, एक बार अपर लिमिट रखो t, एक बार लोअर लिमिट, माइनस 1/2 साइन 2। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा को क्या लिख सकते हो? अभी पीछे किए थे ओमेगा को, 2 पाई बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी, और नीचे ऑलरेडी आपके पास ये 2 ओमेगा तो है ही, और 0 से टी। समझ आया? कुछ किया नहीं है, बस खाली ओमेगा की वैल्यू रख दिया, क्या? 2 पाई बाई टी। चलो इतना छापो पहले, कभी जगह कम पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ करके लाए हो, आपने कहा कि क्या बोलते हैं, ये आई नॉट यहाँ से, जैसे आई नॉट और आर को तो बाहर किया था, ये 2 भी तो कांस्टेंट ही है, इसका तो वैसे भी कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे करो, इसको अगले स्टेप में बाहर कर लो, तो ये अगले स्टेप में इसको यहाँ से बाहर कर लो, तो ये हट गया यहाँ से, क्योंकि बाहर चला गया, ये हट गया यहाँ से, ये कहाँ आ गया? बाहर। ये हट गया यहाँ से, यही कॉमन लेके बाहर किए थे, ये यहाँ बाहर कर दो। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, करने में थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक। अब उतारो।
अब देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट आर डिवाइडेड बाई 2 t माइनस 0, ये तो t हो गया माइनस, ये देखो ये 2 ओमेगा बाहर कर ले रहे हैं, ध्यान से देख लो 2 ओमेगा बाहर कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/2 ओमेगा। अब बताओ अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और इंटू अपर लिमिट क्या रखोगे यहाँ, 0 रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, साइन 0 भी कर देगा तो साइन 0 0 ही कर देगा, तो साइन के लिए कोई 0 रखने का मतलब नहीं। अब ये t से t क्या हो गया, कट गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 पाई हो गया। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1/2 ओमेगा, अंदर बचा साइन 4 पाई, ठीक। और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, क्योंकि पाई का मतलब कितना हो गया 180, और 180 इंटू 4 18 चौक 72, मतलब साइन 720 है, और साइन 720 की वैल्यू, तो अगर साइन 720 0 तो यहाँ पूरा टर्म क्या हो गया, तो ये बच गया तुम्हारा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1/2 ओमेगा, और ये हो गया 0, ये 0 तो ये पूरा टर्म ही क्या कर दिया, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो तुम्हारे पास बचा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक। ये बन गया आपका इक्वेशन, माने थे क्वेश्चन पीछे, तो ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद लेट IRMS बी द रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, देन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या लिख सकते हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से लिख सकते हो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 सेकेंड एंड थर्ड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, आर इंटू टी इज इक्वल टू आई नॉट, सॉरी, आई स्क्वायर नॉट आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, आर टी कट गया, क्या बचा आपके पास, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट बाई 2। अब इधर से स्क्वायर हटा दो, तो इधर से जब स्क्वायर हटाओगे इधर से तो ये हो जाएगा आई आर एम एस, और जब स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या चढ़ेगा, रूट, तो ये आई नॉट स्क्वायर है ना, रूट के बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 नहीं बाहर आ पाएगा, ये हो गया आपका। तो आरएमएस वैल्यू किसी भी एसी सर्किट के लिए करंट की इतनी होती है। सुनो आगे, आरएमएस वैल्यू फॉर पोटेंशियल किसी भी एसी सर्किट, अब ये सिंपली इसके लिए हो जाएगा V0/√2। तो ये कोई क्रॉस में किया आपने, करंट के लिए ड्राइव कर लिया है, बाकी आपसे IRMS VRMS पूछेगा तो आप एक के लिए ड्राइव कर लो, बाकियों के लिए सेम टू सेम कर लो, ठीक हो गया।